हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसको हम लोग हिंदी में विटामिन और खनिज भी कह सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है और आज जितने भी चीज़ आप सीखेंगे मुझसे, सारे नोट्स जो रहेंगे वो हैंड रिटन रहेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। मुझे भी पता है लिखने में समय लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ चीज़ मुझे ऐसा बताना है जो डिटेल में भी हो और हम लिख के बता सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हैंड रिटन नोट्स ही बच्चे को पढ़ाया जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, विटामिन। और जब विटामिन खत्म हो जाएगा तो हमारा खनिज पढ़ाई होगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग काफ़ी डीप नॉलेज लेने वाले हैं, आपको हर चीज़ समझ में भी आएगा और एग्ज़ाम पे इसी सवाल आने वाले हैं। अगर विटामिन की बात चलती है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि विटामिन जो होता है बनता किससे है। हमारे मन में सबसे पहला विचार ये जाना ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखते हो तो विटामिन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो यानी विटामिन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना होता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर क्या इसका रेशियो भी होता है? जी हाँ, जितने सारे विटामिन पाए जाते हैं, है ना, अभी तक कुल कितने विटामिन हैं? तो टोटल हमारे पास 13 विटामिन हैं। जितने सारे विटामिन पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रेशियो में डिवाइड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। विटामिन को क्या कह सकते हैं? तो विटामिन को हम लोग कह सकते हैं पोषक तत्व, क्योंकि ये हमारा पोषण करता है। ठीक है, इसको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश बायोलॉजी में थोड़ा बहुत जरूर सीखिए क्योंकि ये काफी काम आएगा आपका। यहां तक बच्चे को क्लियर हो गया? ठीक है, पोषक तत्व सर कहने का कारण क्या है? क्योंकि ये शरीर का पोषण करता है, यानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है बहुत तरीकों से। वो धीरे धीरे आप देखिएगा। अच्छा, मन में बात उठता है कि सर विटामिन शरीर में क्या करता है? देखिए, मेरा सोचना ऐसा है एज ए टीचर कि क्यों ना हम लोग विटामिन पढ़ते जाएं, अपने आप पता लग जाएगा कि विटामिन जरूरी क्यों है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि रोगों से लड़ने के लिए विटामिन जरूरी है, किसी रोग से बचने के लिए विटामिन जरूरी है, शरीर के मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन जरूरी है, एटसेट्रा। तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने के लिए विटामिन जरूरी है कि नहीं? तो ये सब लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको विटामिन से स्टार्ट करते हैं। जो विटामिन पढ़िएगा वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इसका कमी से क्या रोग होगा, इसको लेने से क्या फायदा होगा, तो वही उसका यूजेज हो जाएगा या कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि विटामिन कितने तरह के होते हैं। तो विटामिन भाइयों 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं तो एक विटामिन का नाम है जल में घुलनशील, इंग्लिश में कहा जाए तो वाटर सॉल्यूबल, जल में घुलनशील। और दूसरे विटामिन का नाम अगर हम लोग कहते हैं, एग्जाम में अक्सर देखा गया है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। अगर हम लोग पूछ लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है भाई, तो बी और सी जरूर याद करिएगा, एग्जाम पे हमेशा ही आता है। अच्छा सर, वसा में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है? तो ए डी ई के, ए डी ई के। यानी 8 विटामिन आपको मैंने याद करवाया। ठीक है, जिसमें से चार विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील है और जो बाकी विटामिन जो हैं वो जो है ना जल में घुलनशील है। तो 13 में से आपको मेन रूप से जो जो पढ़ना है ना वही आपको यहाँ पर हम दिखवा रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें से कौन सा शरीर में आपको हानि नहीं करेगा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले आप ऐसा समझो कि पानी में घुलनशील विटामिन है ना। इसका मतलब ये हो गया भाई कि हम लोग शरीर में रोज जो चीज खाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, सपोज करिए हम लोगों ने कपड़ा लिया और कपड़ा को निचोड़ते हैं तो पानी निकलता है अगर वो भींगा हुआ है तो। एकदम सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग जो चीज खाते हैं और उसमें से जो पानी का मात्रा होता है या पानी जो बनता है
वो शरीर में पेशाब के जरिए या यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है, पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सबसे पहले जल में घुलनशील बेसिकली क्या कहलाता है। अब रह गया कि अगर पेशाब के जरिए चीज बाहर निकल जाएगा तो वो कभी हानि आपको नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप सभी को पता है कि ये विटामिन सी जो होता है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खास करके नींबू, मौसमी, संतरा, ये सब हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर हम लोग कहते हैं कि आप बहुत एक दिन में सपोज करिए 100 संतरे खा लिए, ठीक है। आप सबको पता है कि जैसे खाना होता है, बहुत ज्यादा खा लेने से भी दिक्कत है, बहुत कम खा लेने से भी दिक्कत है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर क्या हम लोग बहुत सारा विटामिन सी अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या शरीर में हानि करेगा क्या, ठीक है। ये हमारा मेन रूप से सवाल है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, चूंकि इसमें विटामिन सी है, अगर मान लो जरूरत से ज्यादा भी लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, पानी में मिक्स होगा और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा और इससे आपके शरीर को कभी कोई हानि हो भी नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया, ये जरूरत से ज्यादा लेने पर उतना ज्यादा टेंशन हमें नहीं है, ठीक है। वही बात आती है वसा में घुलनशील। वसा को क्या कहते हैं भाई, फैट कहते हैं, आम भाषा में क्या कहते हैं, चर्बी कहा जाता है। और आपको पता है चर्बी दो तरह के दिखते हैं इंसानों में, एक तो दिखते हैं बाहर में और एक दिखते हैं अंदर में। तो थोड़ा यही कारण था कि मैंने सोचा कि सब चीज लिख के बताएं तो हम लोगों को थोड़ा समझा पाएंगे। तो चर्बी बाहर से दिख जाता है और चर्बी अंदर से दिख जाता है। आप मुझसे पूछ सकते हो सर बाहर और अंदर मतलब कैसा, तो सिंपल सी बात है कि जब कोई व्यक्ति मोटा होता है तो सोचो हम लोग उसको चिढ़ाते हुए हैं कि तेरा चर्बी बढ़ गया है, यानी बाहर से वो चर्बी नजर आता है। लेकिन आप सोच रहे हैं सर अंदर में चर्बी कहाँ जाएगा, आइए हम लोग बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, फिर हम लोग अंदर बाहर की चर्चा करेंगे। मैंने ये कहा ADE अगर जरूरत से ज्यादा लिए, तो अगर जरूरत से ज्यादा लिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वसा में, यानी चर्बी बन जाएगा। और ये चर्बी जाके कहाँ जमा होने लगेगा दोस्तों, लीवर में। और आपको पता है लीवर ही पचाने का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए और ये हमारे शरीर में एक ही होता है और दाएं हिस्से में होता है, ठीक है। तो मान लीजिए शरीर में अगर हमारा जो लीवर हो गया, सपोज ये हमारा लीवर है और इसमें चर्बी जमा होने लगे, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि सर ये शरीर के अंदर कहाँ पे जमा हो रहा। सवाल ये उठता है कि क्या सर केवल लीवर में ही चर्बी जमा होता है या वसा जमा होता है। जो भी शब्द आपको पसंद आए वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम जवाब देंगे बिल्कुल नहीं भाई। अगर आप विटामिन डी, एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपके शरीर में विटामिन डी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आप मुझे बताइए, यूरिन में तो ये नहीं निकल सकता है क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है। तो होगा क्या, शरीर में जितने गांठे हैं, माफ कीजिएगा जितने ज्वाइंट्स हैं, वहां पर गांठे बनने लगेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, ये जमा होने लगेगा जाके। और जमा होने लगेगा तो आपको दर्द शुरू कर देगा। हमने आज तक ये तो सुना है कि विटामिन डी की कमी के कारण या कैल्शियम की कमी के कारण शरीर में दर्द होता है, लेकिन आज जान के आपको आश्चर्य होगा कि अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो गांठे बन जाती है, जॉइंट्स में जमा होने लगता है, इसके कारण भी दर्द होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये अंदर में जमा होना मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझसे पूछ सकते हैं सर ये लीवर में अगर चर्बी जमा हो जाए तो क्या होता है, क्या समस्या होगा। तो सबसे पहले अगर बहुत नॉर्मल होता है तो आपको गैस लगेगा। अगर धीरे धीरे यही विकराल रूप लेने लगा, मतलब थोड़ा सा कंडीशन अगर वर्स हो जाता है, तो आपको क्या हो जाएगा, अपच की समस्या हो जाएगी। आप खाना खाएंगे पचेगा नहीं, ठीक है। आपको उल्टियां हो सकती है, ठीक है। मतलब आपको कभी अच्छा लगेगा ही नहीं, हमेशा गैस लगेगा। आप गैस का टेबलेट खाएंगे, कुछ दिनों तक राहत रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी काम करना बंद कर देगा। तो गैस हो सकता है, अपच हो सकता है, उल्टी हो सकता है। अच्छा, इस बीमारी को कहते क्या है सर, इस बीमारी को कहते हैं फैटी लीवर, ठीक है, फैटी लीवर। इसका मतलब फैट का मतलब तो आप समझ ही गए, जब लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो उस बीमारी को कहते हैं फैटी लीवर। अच्छा, फैटी लीवर से और क्या आपने को याद रखना है, ये 3 ग्रेड में होता है। कई बार जब रिपोर्ट देखेंगे तो आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लिख के देता है। इसको आप ऐसे आसान भाषा में समझिए, ये नॉर्मल हो गया, उतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ये मॉडरेट हो गया और ये सीवियर हो गया।
तो याद रखिएगा, अक्सर जो व्यक्ति को अगर आप चेक करवाइएगा तो आपको 190% में पाया जाता है। और यहाँ लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब ये ग्रेड 2 में जाता है तो ये सब दिक्कतें उभर के आती है। और जब ये दिक्कतें होगी, आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आपको है। जब आप तीसरे नंबर के ग्रेड में चले जाएंगे, जो सीवियर केस होता है, वहां पर यही सारा चीज आपको बहुत ज्यादा फील होने लगेगा। मतलब आप थोड़ा सा भी खा लेंगे तो आपको काफी खराब फील होगा, आपको उल्टियां हो सकती है इमीडिएट, या हो सकती है कि आपको डाइजेशन एकदम नहीं हो, खट्टे ढकारे हमेशा आते रहें, ये आपको फील होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत भयंकर बीमारी का रूप ले सकता है। कब? जब ग्रेड 3 पार कर जाए। और जब ग्रेड 3 पार कर जाए तो मालूम है क्या होता है हम लोगों को? लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये लीवर सिरोसिस होता क्या है, तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर 100% लीवर काम कर रहा तो 75% लीवर काम करना बंद कर देता है, 25% बचता है। या आप कह सकते हो कि 80% काम करना बंद कर देगा, 20% काम करेगा, या 60% काम करना बंद कर देगा, ये हम लोग कह सकते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर हमारा लीवर स्वस्थ है, लेकिन चूंकि चर्बी जमने के कारण ये सब दिक्कत हो रहा है। लेकिन इस वाले बीमारी में क्या हो जा रहा है कि इस वाले बीमारी में हमारा जो लीवर है उसकी जो कैपेसिटी है वो घट जाती है, उतने अच्छे ढंग से वो काम नहीं कर पाता है। तो आप बोलेंगे सर क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल, इसके बाद लीवर सिरोसिस में डॉक्टर सर्जरी करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन क्या स्टेज है उसमें भी स्टेज होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इसका निदान संभव है। ठीक है, तो यहां तक चलिए सारा चीज हमने बता दिया है। ठीक है, और ध्यान से सब पॉइंट आप प्लीज लिखते चलिएगा, जो जो बता रहे हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहां तक अपने को समझ में आ गया है कि विटामिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी शरीर में पर्याप्त मात्रा में हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अगर आपको पूछता है कौन सा विटामिन लेंगे और शरीर में ज्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं होगा, जो पानी में घुलता है। उसी के विपरीत ज्यादा लेने से दिक्कत करेगा जो वसा वाला है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो कौन हानिकारक है ज्यादा होने से और कौन कम हानिकारक है ज्यादा होने से। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं भाई कि एक एक विटामिन को पकड़ते हैं, है ना, एक एक विटामिन को पकड़ते हैं और हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। आइए, सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ए। बहुत जरूरी है, ध्यान से प्लीज पढ़िएगा। विटामिन ए। विटामिन ए से मन में एक भावना जगाइएगा, सर विटामिन ए का सूत्र क्या होता है? तो विटामिन ए का सूत्र होता है C20H30 और O। मैंने क्या कहा था कि विटामिन ए जो होता है ये 3 चीजों से मिलके बनता है, माफी चाहते हैं, विटामिन 3 चीजों से मिलके बनता है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है वो एक रेशियो में होगा, हर विटामिन के लिए एक अलग रेशियो हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप विटामिन डी पढ़ोगे तो उसमें फिर अलग, और इस तरह से एटसेट्रा हमारा अलग होते हुए जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पे होता है कि विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पे चलने के पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि विटामिन ए कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन ए भाइयों 2 प्रकार के होते हैं। पहले विटामिन का नाम है रेटिनॉल। पहले विटामिन का नाम क्या है? रेटिनॉल। अगर आप इसको संधि विच्छेद करें तो रेटिना प्लस ऑल, तो शब्द में ही आ गया रेटिना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये विटामिन जो है ना ये आंखों के लिए जरूरी है, आंखों के लिए, और स्पेशली आंखों के लिए कहां पे? रेटिना के लिए जरूरी है। ये आंखों के लिए जरूरी है, आप ऐसा कह सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया। अब बात उठती है कि हमेशा आप बायोलॉजी कभी भी किसी टीचर से पढ़ो तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का मालूम एक काम होना चाहिए कि कुछ जानकारी स्वास्थ्य रिलेटेड ऐसा भी बताएं जो आपको लाइफ के लिए जरूरी है। मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, आपको लाइफ के लिए भी जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ एक सवाल उठता है सर कि रेटिनॉल अगर आंखों के लिए जरूरी है यानी विटामिन ए जरूरी होगा, और विटामिन ए में जो रेटिनॉल वाला भाग है वो कहाँ से मिलेगा? तो ये पशु उत्पादों से मिलेगा।
पशु उत्पादों से मिलेगा। आप बोल सकते हो पशुओं से मिलेगा। अब रह गया पशुओं से, हम बोल सकते हैं चिकन से या मटन से या एटसेट्रा बाकी से, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं रेटिनॉल से। हमारे इधर के गांव में एक चीज पाया जाता है जिसको हम लोग गोगली नॉर्मली बोलते हैं, यहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चले जाते हैं कि सर विटामिन ए का दूसरा प्रकार क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं भाई बीटा कैरोटीन। इसको हम लोग कहते हैं बीटा कैरोटीन। और ये कहां पाया जाता है? ये पौधों के क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, पौधों के क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और रही बात इसका मतलब, अगर आप दिमाग लगाओ कि अगर पौधों में मिलता है तो नो डाउट ये पौधों से ही प्राप्त होता होगा। तो ये हमारा हो गया बीटा कैरोटीन, जो शरीर के मांसपेशियों के लिए भी जरूरी होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि भाई बीटा कैरोटीन क्या होता है, उसके बाद हमारा रेटिनॉल क्या होता है। थोड़ा सा और आप समझिएगा ध्यान से, है ना, थोड़ा सा और आप समझिएगा ध्यान से। सर आपने बता दिया पशु उत्पाद, क्या कुछ स्पेसिफिक ऐसा है जो एग्जाम पे आ सकता है? तो हम आपको बताते हैं। आपने एक मछली का नाम सुना होगा, कॉड मछली, अगर नहीं तो पक्का सुन लीजिए। कॉड मछली के यकृत से जो तेल निकलता है एक्चुअली वो चर्बी जैसा ही होता है, याद रखिएगा, वहां से हमें रेटिनॉल प्राप्त होता है। और आप देख सकते हो ये पशु का तो उत्पाद है ना, मछली उसके अंदर आता है। ठीक है, अंडा वाला जो पोर्शन होता है उससे भी हमें रेटिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर हम लोग वापस से कहें तो दूध के जो उत्पाद होते हैं उससे भी हमें रेटिनॉल प्राप्त होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि दूध जो होता है पशुओं से ही तो हमें मिलता है। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बीटा कैरोटीन आप समझ चुके हो कि हमें पौधों से ही मिलेगा, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वहां से मिलेगा, प्लस आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो फलों से भी बीटा कैरोटीन मिलता है। ठीक है, अब रह गया कि विटामिन ए जरूरी क्यों है, वो तो मैंने आपको बताया। एक तो हो गया कि भाई आंखों की देखभाल करने के लिए। दूसरा, आपको अगर कोई पूछे तो ऐसा बोलना शरीर के ग्रोथ के लिए। शरीर के ग्रोथ हम इसको हिंदी में ही लिखते हैं, यानी सपोज करिए शरीर का विकास आप बोल सकते हो कि शरीर उम्र के अनुसार जैसा बढ़ना चाहिए वो अगर बढ़े सही रूप से तो विटामिन ए अपने को चाहिए। दूसरा अगर हम आपको बोले ना, ठीक है, तो हम थोड़ा इंग्लिश में लिख रहे हैं, हेल्दी स्किन के लिए चाहिए। यानी एक अच्छा आपका स्किन होना चाहिए, जैसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जरूरत से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसा नॉर्मली होना चाहिए उसके लिए विटामिन ए बिल्कुल से जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कम रोशनी में दिखना। कम रोशनी में दिखना, इसके लिए विटामिन बहुत जरूरी है। और इसमें हम स्टार मार्क इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहां से एक रोग भी आप पढ़िएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, हम लोग देखिएगा जब शाम होता है थोड़ा सा रोशनी होता है, थोड़ा अंधकार होता है, तब भी हम लोग देख पाते हैं क्योंकि हमारा आंख स्वस्थ होता है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ चुके हो विटामिन ए क्यों जरूरी है, विटामिन ए का सूत्र क्या है, कितने तरह के होते हैं, कहां से मिलते हैं। अब आ जाते हैं इसका मेन और एक थीम कि भाई इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमारे सभी बच्चों के पास लगभग स्टॉक है। स्टॉक हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि हमारे बच्चे के पास थोड़ा बहुत होता है। सबसे पहले हमारा एक रोग का नाम है रतौंधी। रतौंधी को हम लोग सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने बोला ना कुछ शब्द याद रखिएगा, बायोलॉजी में जरूरी है। नाइट ब्लाइंडनेस, सॉरी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है सर? ऑब्वियसली जैसे ही अंधकार होगा, जैसे ही शाम होगा, व्यक्ति को दिखना बंद हो जाएगा। सोचिए कितना खतरनाक बीमारी है। दिन भर देख पा रहे हैं, रात हो गया तो ऑब्वियसली नहीं देख पा रहे, है कि नहीं? तो बड़ा यार दिक्कत है, भगवान न करे किसी को हो। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग आगे चले जाते हैं तो इन्फेक्शन का डर। ध्यान रखिए क्या पढ़ रहे हैं, विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो सकता है शरीर में? इन्फेक्शन का डर हो सकता है। ठीक है, यानी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं तुरंत। ठीक है, अच्छा और क्या सर?
मुझे बताइए, विटामिन ए अगर शरीर के ग्रोथ में सहायक है तो अगर वो कमी हो जाएगा तो शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, यानी शरीर का ग्रोथ रुक जाएगा। उम्मीद करते हैं ग्रोथ मतलब विकास होता है, समझ में आ गया। ठीक है, शरीर का ग्रोथ रुक जाएगा। अच्छा, और एक बात, खास बात याद रखिएगा कि बीटा कैरोटीन, थोड़ा हम हिंदी इंग्लिश मिला के लिख रहे हैं, थोड़ा संभाल लीजिएगा। बीटा कैरोटीन अगर बहुत ज्यादा हो जाए, प्लस मतलब बहुत ज्यादा हो जाए, तो याद रखिएगा लीवर डैमेज होने का चांसेस है। लीवर डैमेज होने का चांसेस है। क्या बताया मैंने? अगर आपका जरूरत से ज्यादा हो गया कौन सा विटामिन? विटामिन बीटा कैरोटीन, है ना, विटामिन बीटा कैरोटीन अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑब्वियसली शरीर के जो लीवर वाले पार्ट है ना, वो जो है ना, वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, यहां पर अगर आपको एक चीज और लिखना है तो हड्डियां भी कमजोर हो सकती है अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो। याद रखिएगा, है ना, बहुत जरूरी चीज है, सबका ज्ञान दे रहे हैं आपको, तो प्लीज आप बढ़िया से याद रखना ये सब। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, और आगे हम लोग चलते हैं और आगे कुछ ज्ञान और लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग चले आते हैं विटामिन डी के पास। किसके पास? विटामिन डी के पास। और मुझे लगता तो है कि विटामिन डी में आप काफी सारा चीज पहले से जानते होंगे, है ना, और अगर नहीं जानते हैं तो मेरे से पक्का आप पढ़ें, है ना। विटामिन डी का सर रासायनिक नाम क्या है? तो ऐसे तो हर बच्चा हम देखते हैं ये याद करके रखता है। इसको बोलते हैं भाई कैल्सीफेरोल, है ना, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन डी से एक खास बात क्या रखना है, विटामिन ये हार्मोन्स का समूह होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम पे आता है कि इनमें से कौन सा विटामिन एक हार्मोन भी है, तो आपका उत्तर विटामिन डी पे लग जाना चाहिए, और जबरदस्त लग जाना चाहिए। अच्छा, आप मुझसे पूछ सकते हैं सर हार्मोन का समूह का मतलब क्या होता है? तो हार्मोन के समूह का मतलब ये होता है भाई, शरीर में कुछ चीजों की आपूर्ति करना समय के अनुसार। शरीर में कुछ चीजों की आपूर्ति करना समय के अनुसार, ये आप बोल सकते हो, ये आपका हार्मोन का समूह का बेसिकली मतलब है, या बेसिकली आपका कार्य है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं थोड़ा सा आगे, हम सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी जो होता है सूर्य की रोशनी से मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई दिक्कत है। मुझे ये भी पता है कि विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है, ये सबको पता है। हम आपको ऐसे भी चीज बताएंगे जो आपको नहीं पता है। क्या विटामिन डी का कोई प्रकार होता है? तो यहां पर बहुत सारे बच्चों का स्टॉक नहीं होगा। याद रखिएगा, ये विटामिन डी दो तरह के होते हैं। एक का नाम है भाई विटामिन D2, इसको हम लोग बोलते हैं अर्गी, ध्यान रखिएगा, अर्गी कैल्सीफेरोल। ठीक है, अर्गी कैल्सीफेरोल। और सर ये कहां से मिलता है? ये पौधों से हमें मिलता है। काम तो सोचो हड्डी से रिलेटेड ही है, लेकिन विटामिन डी का भी कैटेगरी हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी जरूरी है। इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्गो या अर्गी, यहां पे अर्गो कर देते हैं। ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरोल, ये हमें पौधों से मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले विटामिन डी का प्रकार है विटामिन D3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा इंग्लिश में ही लिखते हैं, अच्छा लगेगा, कोले कैल्सीफेरोल। कोले कैल्सीफेरोल। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि विटामिन डी को कैल्सीफेरोल क्यों बोला जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेरे भाई अर्गो और एक हमारे कोले। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अर्गो और कोले। चूंकि दोनों में कैल्सीफेरोल कॉमन है तो विटामिन डी में कॉमन वाला नाम दे दिया गया है कैल्सीफेरोल। तो अर्गो और कोले हो गया। अब यही वाला जो विटामिन है ना, ये सूर्य की रोशनी से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब मान लो कोई बच्चा पढ़ के गया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, एग्जाम में या फटाक से आंसर लिखा, खुश होके आ गया। ठीक है, विटामिन डी कहां से मिलता है, वो बिजली ऑप्शन में रहेगा, सूर्य का प्रकाश, यार लगा के आ गया, खुश हो गया। वही बच्चा किसी और एक बार एग्जाम में बैठा और उसको पूछ दे कि कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो सूर्य की रोशनी से मिलता है, ऑप्शन में दे दिया D1, D2, D3, D4, सपोज करिए 1, 2 भी लगा दिया, वहां बच्चा टेंशन में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना डीप नॉलेज रखने से फायदा हम लोग को है, ठीक है, और जरूर रखा करें। अब रह गया, हम लोग आगे चले जाते हैं। ठीक है, एक लाइन हम आपके लिए लिखते हैं। देखिए विटामिन D3 कहां से मिला, सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से, या रोशनी जो भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता ये है कि सूर्य का प्रकाश से जब ये विटामिन डी हमें मिलेगा ना, तो यही जो है ना ये हार्मोन में बदल जाता है, यही जो है ना ये हार्मोन में बदल जाता है। ठीक है, और ये हार्मोन में बदलता है। ठीक है, और ये हार्मोन में बदल जाता है, तब इसको क्या कहते हैं मालूम है, इसको हम लोग कहते हैं कैल्सीट्रियोल। ध्यान से सुनिएगा, काफी अंदर घुस के पढ़ा रहे हैं आपको। क्या मैंने कहा, विटामिन D3 सूर्य के प्रकाश से मिला, इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया हार्मोन में, और ये हार्मोन में जो कन्वर्ट हो गया इसको क्या बोला जाता है, कैल्सीट्रियोल। क्या कहते हैं भाई, कैल्सीट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि यहां पर आपने एक सवाल और नया वाला सीखा कि कैल्सीट्रियोल बेसिकली हमारा क्या होता है। ठीक है, कैल्सीट्रियोल बेसिकली हमारा क्या होता है, जो हमारा सूर्य के प्रकाश से हार्मोन में कन्वर्ट हो गया, उसको हम लोग कैल्सीट्रियोल की संज्ञा दे सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों यहां तक समझ में आ गया है। धीरे धीरे हम आपको लेके चलते हैं आगे। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे शरीर को लगभग 90% जो है विटामिन डी की मात्रा चाहिए, और मेरे अनुसार अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो सूर्य का प्रकाश से अच्छा स्रोत अभी तक नहीं है। आप कितना भी विटामिन डी का टैबलेट खा लें, जो आता है D2 करके, D3 करके, जो सप्ताह में एक बार खाया जाता है, उसके इक्विवेलेंट अगर आप 15 मिनट भी धूप में रोज बैठते हैं तो एक सप्ताह में वो पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया। अच्छा, तो हम लोग कहाँ थे, कैल्सीट्रियोल पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे में थोड़ा देखते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर अगर हम लोग चलते हैं तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, मैंने आपको एक चीज बताया, कैल्सीट्रियोल। कैल्सीट्रियोल, ठीक है, याद रखिएगा, कैल्सीट्रियोल में बदलने के पहले एक नाम से इसे और जानते हैं, और मालूम है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कैल्सीडियोल। यार नाम ही नाम भरती है। ठीक है, क्या कनेक्शन है सर, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोगों को विटामिन D3 कहां से मिला, सूर्य के प्रकाश से, है ना। सूर्य का प्रकाश मेरे अंदर गया, फिर मालूम है हमारा एक अंग है लीवर, शरीर का सबसे बड़ा अंग। ठीक है, सॉरी ग्रंथि, अंग नहीं बोलेंगे, अंग में त्वचा होता है, और एक होता है हमारा भाई किडनी। याद रखिएगा, कैल्सीडियोल में कौन कन्वर्ट करता है, तो लीवर और किडनी इसके लिए जिम्मेवार हैं। याद रखिएगा, लीवर और किडनी जो होता है, इसी की मदद से सबसे पहले ये कैल्सीडियोल जो होता है कैल्सीट्रियोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां तक हम पूरे तरह से कंफर्म है कि जो आपको हम बताना चाह रहे थे आपको यहां पर समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने यार विटामिन डी का प्रकार पढ़ लिया है। अच्छा, क्या सर विटामिन डी हड्डी को छोड़ के बाकी चीज के लिए भी जरूरी है क्या? अरे बिल्कुल भाई, पहले हम लिखते हैं मांसपेशी के लिए जरूरी है, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लंग्स के लिए बहुत जरूरी है, और हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग तो सोचते होंगे केवल हड्डी ही मजबूत होता है, ऐसा सवाल नहीं है दोस्त। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ब्रेन के लिए भी जरूरी है। यानी विटामिन डी किसी भी तरह से हम लोग के लिए जरूरी है। और अगर हम आपको एक चीज और बताएं तो हम सभी ने पढ़ा है कि विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर को लड़ने में मालूम है विटामिन डी भी मदद करता है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि शरीर में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं। साथ में अभी जो कोरोना वायरस का चक्कर है, सबको पता है कि विटामिन सी दिया जाता है, और विटामिन सी के साथ अगर आपको जानकारी है तो डी भी देते हैं, क्योंकि सी के साथ अगर डी मिल जाए तो क्या कहना, ये भी लड़े और लड़के कोरोना वायरस को जल्दी से शरीर के अंदर से भगा दे। ये इसका अंदर का कहानी है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको और बताते हैं। अभी आप विटामिन डी से बाहर कृपया करके ना जाएं, है ना। विटामिन डी के बाहर कृपया करके ना जाएं, हम आपको डीप नॉलेज देने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना चीज जब बता ही दिए तो आप मुझे ये बताओ तो कि सूर्य का प्रकाश के अलावा विटामिन डी मेरे को कहाँ से मिलेगा। तो एक तो भैया टेबलेट से, जो एलोपैथ में बन के आता है, वहां से आप ले सकते हैं, घर पे रख सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, मछली के तेल से, कोई भी मछली के तेल से। मछली का तेल जो आपको पता है कि आप लोग खाते भी होंगे, जो बहुत थोड़ा सा कड़वा सा लगता है, वो हो गया। तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो। और तीसरा हमारा हो गया दूध से बने उत्पाद, दूध के उत्पाद से। याद रखिएगा, इनसे भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, सर हमने इतना डिटेल तो पढ़ लिया, अब इसकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है। तो प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना, प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कमी से रोग क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे भाई कौन सा होता है, तो पहले हो जाता है रिकेट्स नाम का रोग। अच्छा सर, रिकेट्स हिंदी शब्द है कि इंग्लिश है, तो ऑब्वियसली हमारा इंग्लिश वर्ड है। हिंदी में इसे सूखा रोग कहा जाता है। क्या होता है सर और किनको होता है, क्यों होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा, क्योंकि कमी, किसकी कमी, विटामिन डी की कमी। रिकेट्स किसको होता है, बच्चों को होता है, 6 महीने 1 साल। और क्या होता है सर बच्चों को, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जिनको नोट्स बनाना है पेशेंस से बनाइएगा, बड़े जबरदस्त नोट्स आपका बनेगा। बच्चों को नॉर्मली होता है और क्या हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अच्छा, और क्या सर इसकी वजह से कुछ रोग होता है। 4 आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ध्यान से याद रखिएगा, 3 तो रोग के ही नाम है। इसके बाद का नाम है भाई ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ये हिंदी में भी यही होगा और इंग्लिश में भी यही होगा, क्योंकि रोग का नाम है ना। तो ऑस्टियोमलेशिया जनरली किनको होता है, ये वयस्कों को होता है। और वयस्क में आप और हम शामिल हैं, जो ये मेरा वीडियो देख रहा है, 18 वर्ष से ऊपर में सारे के सारे वयस्क हैं। और भाई होता क्या है, देखिए क्या होगा, हड्डी जो होता है ना, ये मुलायम हो जाता है। हड्डी क्या होता है भाई, मुलायम हो जाता है। मुझे आप बताओ, अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक क्या लिया, माचिस का खाड़ी लिया। अगर आप इसको सीधा खड़ा कर देंगे तो ये सीधा खड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर हम आपको बोलेंगे रबड़ को टान के सीधा करके खड़ा कर दो, क्या आप कर पाएंगे, जी नहीं। ऐसा क्यों सर, क्योंकि रबड़ मुलायम है और ये कठोर है। तो आप मुझे बताइए, हमारे पैर की हड्डियां अभी हम लोग स्वस्थ हैं तो एकदम सही पोजीशन पे है और कठोर है, इसलिए चलते हुए हैं सीधा रहता है। अगर ये हड्डी बताइए मुलायम हो जाएगा तो क्या आप थोड़ा सा भी चल पाइएगा, जी नहीं। पैर लड़खड़ाएगा भी नहीं, पैर टेढ़ा हो जाएगा, जैसे हमारा वो रबड़ का कमाल था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हड्डी मुलायम हो जाएगा और चल फिर नहीं पाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं किस चीज का हम बात कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर हम करोड़ों में बोलें तो एक आदमी को ये होने के चांसेस हैं, है ना। हो सकता है 25 की उम्र में हो जाए, 30 की उम्र में हो जाए, 50 प्लस में हो जाए, 50 के पहले हो जाए। कहना मुश्किल है ये कब हो जाएगा, क्योंकि अभी का जमाना ऐसा है कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि बुजुर्गों को ही होगा या हम लोगों को ही होगा। आगे चले आते हैं, और इसके बाद हमारे बीमारी का नाम है, एकदम ऑस्टियो वर्ड से ही लिख रहे हैं, और इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ध्यान रखिएगा भाई, ऑस्टियोपोरोसिस, हैंडराइटिंग थोड़ा संभाल लीजिएगा, बाकी आपको आवाज ठीक मिलेगा। और ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि हड्डियां पतली हो जाती है, मतलब यहां मुलायम नहीं होता है। सपोज करो हमारे पैर का हड्डी इतना मोटा होना चाहिए, ये पतला हो गया। क्यों होता है सर, अरे कमी तो पड़ रहे हैं भाई, बताने का क्या है। और मुझे बताइए, अगर पतला हो जाएगा तो क्या होगा, जितना वजन हमारा ले रहा था शरीर का वो लेने नहीं सक रहा होगा, और चलने के बाद अगर कचक गया, कचकना मतलब समझ रहे हैं कि थोड़ा सा बैंड हो गया, तो हड्डी पतला हो जाने से क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये आशा करते हैं समझ पाए होंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में
अंतर क्या है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किनको ज्यादातर होगा, तो आप सोच के देखिए, ये ज्यादातर हो जाएगा बुजुर्गों को, बुजुर्गों को। ठीक है, थोड़ा बुजुर्ग भयंकर ढंग से लिखा गया भाई, बुजुर्गों। ठीक है, तो बुजुर्गों को जनरली होता है, यानी अगर हम कहें तो 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर ज्यादा होने के चांसेस है, और हड्डियां घिसती चली जाती है, जिसकी वजह से आप सोचो कि हमारी एज भी जितनी हो रही है, तो हमारे ठेहुने में एक डिस्क होता है, कई बार देखिएगा उसका जेल सूख जाता है, कई बार ये घिस जाता है और दर्द जीवन भर का हो जाता है। ठीक है, खैर चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी कारण दंत क्षय होता है। हिंदी एकदम लिखते हैं भाई, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेंटल कैरीज। ठीक है, दंत क्षय मतलब दांत झड़ने लगते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या रीजन हुआ, दांत क्या हड्डी का थोड़ी बना होता है? तो मैं आपको बताता हूं भाई, विटामिन डी जो होता है ना मेरे भाई, विटामिन डी और कैल्शियम रिलेटेड है। विटामिन डी कैल्शियम रिलेटेड। आप बोलेंगे सर रिलेशन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, हम इसको लिखेंगे नहीं। विटामिन डी का काम होता है पूरे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखना, हड्डियों के अंदर और ब्लड में। तो इसका मतलब ये हो गया कि विटामिन डी जैसे ही कमेगा तो पक्का कैल्शियम भी कमेगा, क्योंकि विटामिन डी ही जिम्मेवार है कैल्शियम के लिए। और हमारी दांत जो होते हैं कैल्शियम के बने होते हैं, तो अगर मान लो यही कम होगा तो दांत झड़ेंगे नहीं। बताइए, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा भाई पढ़ने में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्यों ये हमारा दंत क्षय हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि सभी चीज को फिट फिट रखना है शरीर में, सबको एकदम जबरदस्त बढ़िया से रखना है, तो हमेशा आप विटामिन डी को बैलेंस रखिए। और विटामिन डी अगर बैलेंस रहेगा तो भैया कोई तरह का दिक्कत हम लोगों को नहीं होगा, है ना, किसी भी तरह का दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। आप बोलेंगे सर सबसे बढ़िया काम क्या है, मैंने जैसा कि बताया कि सबसे बढ़िया काम है सुबह सुबह धूप में कम से कम 15 मिनट आप बैठें। अभी के भागदौड़ के जिंदगी में ये काफी मुश्किल हो गया है लोगों का, और जिनके पास समय है उनके पास क्या कहा जाए, फुर्सत नहीं है करने का। अच्छा, बातों बातों मुझे एक याद आया भाई कि मैंने विटामिन डी जो है ना, उसमें फॉर्मूला तो बताया ही नहीं। तो भाई फॉर्मूला होता है C28H44 और O। ध्यान रखिएगा, ये अर्गो कैल्सीफेरोल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है भाई? अर्गो कैल्सीफेरोल का फॉर्मूला है। और विटामिन डी पूछेगा तो आपका आंसर यही मिलेगा 100%। इसके बाद थोड़ा सा अगर आपको हम ज्ञानवर्धक बातें बताएं या एग्जाम में आने से रिलेटेड, ठीक है, तो कुछ कुछ चीज आप याद रख लीजिएगा। मैंने यहां तो बता ही दिया। हो सकता है कि आपको एग्जाम पे आ जाए कि विटामिन डी के टेस्ट का नाम क्या है। इसको कहा जाता है विटामिन डी OH टेस्ट। मतलब कैसे पता चले कि हमारे शरीर में विटामिन डी की भारी कमी है। किसी किसी के जानते हो होता क्या है, महिलाओं का या जेंट्स का, कई बार देखिएगा शरीर में भयंकर दर्द होता है, उनको पेन किलर ठोका जा रहा है लेकिन क्या हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, बहुत सारी दवाई खिला के थक गए हैं, तो वहां पे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप विटामिन डी OH टेस्ट करा के, ठीक है। वहां पता चलता है कि इतना उनको विटामिन डी कम है तो शरीर दर्द होगा क्यों नहीं, तो वहां पर इंजेक्शन के रूप में उनको विटामिन डी परिपूर्ण मात्रा में दिया जाता है और उनका दर्द रिलीफ हो जाता है। अच्छा, इसको बोलते क्या है भाई? इसको बोलते हैं विटामिन डी हाइड्रोक्सी टेस्ट। क्या बोलते हैं भाई? विटामिन डी हाइड्रोक्सी टेस्ट, ठीक है, विटामिन डी हाइड्रोक्सी टेस्ट। और विटामिन डी OH जो है ना, एक तरह का हमारा केमिकल है, और इस केमिकल को शरीर में बनाता कौन है भाई? यकृत बनाता है। यकृत मतलब लीवर, ठीक है। अब ये विटामिन डी OH या आप बोल सकते हो इसको और एक नाम से जानते हैं, विटामिन डी OH25, ठीक है ना, ये टेस्ट नेम होता है 25। तो याद रखिएगा, इसको कौन बदलता है, इसमें कौन बदलता है? यकृत बदलता। अच्छा, विटामिन डी OH होता कहां पे है? होता कहां पे है? हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा विटामिन डी के कमी कारण क्या होता है, ये मैंने सबको बता दिया है, ठीक है।
कुछ ऐसी बातें जो आपको मदद कर सकती है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। अगर आपको सीखना है, ये सीखने के लिए है, आइए बताते हैं। सबसे पहले हो सकता है खास करके महिलाओं, लड़कियों को बाल झड़ने की समस्या। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाल झड़ रहा तो विटामिन डी का कमी है, लेकिन उसका एक कारण ये भी हो सकता है। कई कारण बाल झड़ने का एनीमिया भी है, इस तरह से काफी सारे हैं, लेकिन हम लोग अभी विटामिन डी पे कंसंट्रेटेड हैं। इसके बाद ये अगर दूसरा हम लिखते हैं तो विटामिन डी की कमी से पसीना बहुत आता है, पसीना बहुत आना। हम आपको एक बहुत अच्छा सा अनुभव बताते हैं जो मेरे साथ भी हुआ है कि पैर का तलवा जो रहेगा पूरा आपका ठंडा रहेगा। अगर ये आपको महसूस हो तो नो डाउट आपको विटामिन डी की कमी है। जैसे ये पूरा हो जाएगा ये चीज बंद हो जाएगा। किसी किसी का देखिएगा हथेली में काफी पसीना आता है, ऐसे वो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कई लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, नो डाउट आप उनको बोल सकते हो कि आप विटामिन डी में की कमी होगी, आप विटामिन डी सप्लीमेंट लीजिए, धीरे धीरे ये चीज ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऐसी बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करना था। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं भाई आगे, और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं विटामिन बी के पास, विटामिन बी के पास। और विटामिन बी में सबसे इंटरेस्टिंग हम पढ़ाएंगे विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का सर रासायनिक नाम क्या है? इसको रासायनिक नाम में बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, है ना। अब अगर हम लोग आगे चले आते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि विटामिन बी थ्री शरीर में क्यों चाहिए, शरीर में क्यों चाहिए। आइए बताते हैं क्यों चाहिए। सबसे पहले हम आपको लिखते हैं कि इसकी कमी से क्या दिक्कत होता है, और जो दिक्कत होता है वही इसलिए चाहिए, ऐसा बोल सकते हो। तो इसके कमी से शरीर में थकान होता है, थकान का अनुभव, हमेशा आप थके हारे से लगिएगा। दूसरा सबसे जबरदस्त दिक्कत है आज के जमाने का, ये विटामिन इसके लिए कम जिम्मेवार है, और बाकी जिनसे थोड़ा सा आकर्षण रहता है वो ज्यादा जिम्मेवार है। ठीक है, तो आजकल के तो जमाने में यही ज्यादा हो गया। और एक जिम्मेवार है भाई कि जॉब ना होना, ये एक डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा है। इसके बाद अगर हम और कहें तो पैसों का अभाव होना, ये डिप्रेशन का कारण है। कुछ घरेलू कंडीशन, ये डिप्रेशन का कारण है। तो ये डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जो मानसिक तनाव हिंदी में कहा जाता है। इसके लिए विटामिन बी थ्री की कमी तो बोल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आजकल जो दिक्कतें हैं वो इसका जिम्मेवार है। खैर चलिए, इसके बाद ये हो गया घबराहट। और घबराहट मुझे लगता है ना विटामिन बी थ्री की कमी कारण कभी हो नहीं सकता है, जहां तक मुझे लगता है। एज ए टीचर, एज ए होम्योपैथी डॉक्टर, जो भी बोल लो, घबराहट मुझे लगता है ये इसके लिए ये जिम्मेवार है, डिप्रेशन। अगर आप बहुत ज्यादा सोचिएगा ऑब्वियसली आप टेंशन में आइएगा, डिप्रेशन थोड़ा सा होगा, घबराहट होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बी थ्री चाहिए, शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए बी थ्री चाहिए। डिप्रेशन जैसी कोई समस्या नहीं हो, टेंशन नहीं हो, उसके लिए बी थ्री चाहिए। ऐसे करके आप उल्टा सोच सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और क्या सर इसमें होगा? तो याद रखिएगा इसमें दो बीमारी मोस्ट पॉपुलर है। विटामिन बी थ्री की कमी कारण कौन सा रोग होता है? इसको बोला जाता है ना डिमेंशिया। इसको क्या बोला जाता है? डिमेंशिया। इसमें व्यक्ति का क्या होता है ना, याददाश्त पे असर पड़ता है, याददाश्त कम हो जाना, ये डिमेंशिया बीमारी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई मेरे जान पहचान के हैं, मैं कल उनसे गया, मिल के आया, अच्छे से बात किए, एक दिन बाद जाते हैं, वो व्यक्ति भूल चुका है कि हम कौन हैं, उसके कौन लगते हैं, और कल मैंने उनसे बात किया है। और ये बेसिकली हमारा डिमेंशिया होता है। देखिएगा जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, सपोज करिए 80, 85, 90, ऐसा नहीं है सबको होता है,
तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें ये चांसेस है कि उनको डिमेंशिया हो जाए। कई बार विटामिन B3 की कमी होती है और कई बार उसके कारण डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन के कारण डिमेंशिया हो जाता है। और इसके कारण लोग क्या होता है ना कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं, भुलक्कड़ किस्म के इंसान हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा आमिर खान की एक गजनी में दिखाया गया था और उसमें बोला गया था शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो आप ये भी समझ सकते हो कि बड़ा जल्दी जल्दी वो इंसान भूल जाता है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, जहां तक थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं, जो फिल्म में दिखाया गया था उतना भी नहीं होता है भाई। तो अगर मान लो कि सब चीज सही दिखा दे तो फिल्म कैसे बोलेंगे? फिल्म में कुछ तो तेल मसाला लगा के दिखाएगा ना। तो आमिर खान जी ने ऐसा किया है, ठीक है, और इसी का वो पैसा लिए हैं भाई, और पब्लिक इसी में ताली बजाता है। अगर वो 1 घंटे बाद भूलता तो फिर मजा क्या आता मूवी में। ठीक है भाई, चलिए। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आप बोल सकते हो, यानी भूलने की बीमारी डिमेंशिया कहलाती है, बीमारी B3 की कमी के कारण। और एक भाई रोग होता है जिसको बोलते हैं पेलेग्रा बीमारी। ध्यान रखिएगा, विटामिन किसके कारण? विटामिन B3 की कमी के कारण। और एक रोग हम बताते हैं, इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस। अच्छा, एक चीज हम आपको इंग्लिश में बताते हैं, याद रखिएगा। डर्म एक इंग्लिश का रूट वर्ड है। मैंने आपको कई बार बताया रूट वर्ड क्या होता है। अगर कहीं पे दिख गया तो इसका मोस्ट प्रॉब्ली आंसर वही हो सकता है जो रूट वर्ड का होता है। तो डर्म का मतलब हमेशा याद रखिएगा स्किन, और स्किन मतलब होता है भाई त्वचा। ठीक है, अब रह गया कि याद रखिएगा डर्मेटाइटिस मतलब क्या हो गया? ये त्वचा से संबंधित रोग है। त्वचा में खुजली हो जाएगा, दाना निकल जाएगा, रैसेस हो जाएगा, बोल सकते हो कुछ इस तरह के रोग। तो इसका मतलब ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। फिर आपके दिमाग में चलेगा सर ये पेलेग्रा बीमारी क्या है? तो पेलेग्रा बहुत सारे लक्षणों का निचोड़ है। ध्यान रखिए, पेलेग्रा के अंदर ही डर्मेटाइटिस आता है। डर्मेटाइटिस के अंदर आप बोल सकते हो दाद हो जाना, रिंगबॉम हो जाना जिसको बोलते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप पेलेग्रा के अंदर आप डिमेंशिया भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पेलेग्रा में सर और क्या दिक्कत होता है? त्वचा मोटा हो जाएगा। देख रहे हैं, त्वचा से ही तो रिलेटेड है, त्वचा मोटा। देखिए कई लड़के या कई लड़कियों का हाथ देखिएगा या आप उनका उंगली देखिएगा हाथ का, तो मोटा मोटा लगेगा ऊपर में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। जीभ का लाल हो जाना, ये पेलेग्रा के अंदर होता है, जीभ का लाल होना, ठीक है। और मन जो होता है ना अस्थिर होना, ये देखिएगा खासकर लेडीज का काफी समस्या, लड़कियों का नहीं यार, लेडीज का जब विवाहित हो जाती है तो मन अस्थिर होना, मतलब उनका मन विचलित हमेशा होते रहेगा, इधर उधर, इसका टेंशन उसका टेंशन, ऐसे करके मन में लगा रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उनके लिए होता है। और मैंने तो भाई घुमा फिरा के हम एक ही चीज बोलेंगे, है ना, घुमा फिरा के वही बोलेंगे कि बेसिकली जो B3 के कमी कारण है, या एक्चुअली जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, वो डिप्रेशन, यही चीज हमारा है। एक मैं सुन रहा था, एक टीचर ने आके कहा कि डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं होती है, जब उनको हो जाएगा तब पता लगेगा कि डिप्रेशन जैसी बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। यूट्यूब पे एक टीचर कह रही थी, लेडीज टीचर, कि ये कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो हम किसी को डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन सीधा संदेश देना चाहते हैं कि अगर रिसर्च करा लिया जाए, ठीक है ना, या पूरा देश में, तो पता चलेगा कि 20% आबादी तो इसी में है, और वो कहती है आके कि बीमारी नहीं होता है ये। खैर, अपने अपने तरह के लोग होते हैं भाई, क्लियर है ना। चलो, इसके बाद अगर हम लोग आगे चले आते हैं तो थोड़ा सा आप देख लेना आगे। उसके बाद हमारे पास एक होता है लीवर सिरोसिस, कुछ देर पहले ही बताए थे। लीवर सिरोसिस ये भी पेलेग्रा रोग के अंदर आता है। हो सकता है कि आपको बोला जाए कि इनमें से पेलेग्रा का लक्षण कौन सा है, तो आप कह सकते हो भाई ये भी हमारे पास है, ठीक है। और गैसियस प्रॉब्लम जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो आशा करते हैं यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। विटामिन B3 का कमी या जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है, उसका हमारे पास क्या आंसर है, ठीक है। एक्चुअली यार बीच में रुकने का मतलब मालूम है क्या है, कि कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना,
कॉल आ जा रहे हैं इसके, खैर चलिए उसको हम भी ब्लॉक करते हैं। अच्छा एक चीज शायद मैंने बताया क्या, नहीं बताया शायद, विटामिन B3 नहीं बताया शायद, मिटा दिया ना। विटामिन B3 का जो हमारे पास फॉर्मूला हो गया C6H5, और क्या होता है भाई C6H5NO2। एक बार प्लीज आप इसको देख लेना, मेरे हिसाब से सही है। C6H5NO2 ये नियासिन का अपना सूत्र होता है, ठीक है, नियासिन का अपना सूत्र होता है। इसके बाद हम लोग चले आते हैं थोड़ा सा और आगे, और आगे में अगर हम लोग देखते हैं तो एक विटामिन आज के लिए हम लोग और पढ़ते हैं, और उस विटामिन का नाम हो जाएगा हम लोगों का विटामिन B2, सॉरी विटामिन B1 आज पढ़ाते हैं, 2 अगली बारी पढ़ाएंगे। सर विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है थियामिन, कई बार किताबों में थायमिन भी दिया रहता है। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है सर? इसका कमी के कारण जो होता है ना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, यानी दिमाग हो सकता है ठीक ढंग से काम ना करे। दूसरा क्या होता है सर? बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या आपको पता भी है कि बेरी बेरी रोग होता क्या है? तो कई लोगों को जवाब नहीं में आएगा, आइए आज सीख लीजिए। ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी 2 तरह के होते हैं, एक वेट होते हैं और एक ड्राई होता है। वेट बेरी बेरी जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड, हार्ट का काम करना बंद कर देना, हार्ट का काम करना बंद कर देना, ये होता है वेट बेरी बेरी। और भाई ड्राई बेरी बेरी बेसिकली क्या हो जाता है? ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पर शरीर के अंदर किसी भी अंग में लकवा मार जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस अटैक। पैरालिसिस अटैक भी बोल सकते हो या ब्रेन हैमरेज भी बोल सकते हो। तो यहां पर हमारा शरीर के अंदर लकवा मार जाता है। आप बोल सकते हो सर कि लकवा मारने का कारण क्या है? देखिए, शरीर में कोई भी अंग का काम करना इसलिए बंद हो जाता है कि वहां ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। हार्ट अटैक बताइए व्यक्ति को क्यों होता है? ब्लड सर्कुलेशन का अचानक किसी कारण से बंद हो जाना। तो ये होता है दोस्तों वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी। आपको जानकारी नया मिला होगा, मुझे नहीं लगता है कि आप इसके पहले जानते होंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। इसका 2 भाग और आएगा, विटामिन का और मिनरल्स का थोड़ा सा और एक, फिर हम लोग MCQ भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।